आप हर एक से कट के रह जाना। अभी नजर साहब बोले 1 महीना वो अंदर थे तो किस तरह बाहर निकले। आप 22 साल तकरीबन जिंदगी के, अगर किसी एक आदमी की जिंदगी 60 साल है, यस, को अगर जिंदा रहना है तो 60 साल में से आप देख लेंगे 20 साल 30% पहले तो उन्हें 20 साल 25 साल में मुलाजिमत हासिल करा, वो 30% चले गए, बाकी के 30% ऑफ उसकी जिंदगी जेल में गुजर गई। अब निकलेगा अभी तो किस काम का। तो अभी एक 50 साल 55 साल का आदमी हो गया है, अगर अभी भी उसको बाहर छोड़ने की इजाजत नहीं देती गवर्नमेंट, तो इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जैसा हमदुल्ला खालिद ने कहा कि अब 1000 है, 1 लाख होके हम रिहाई के लिए काम करेंगे। अब तो कोई किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। जो जिस समझता हूँ कि इसके लिए हम भी, खुद सियासत हो या सिविल सोसाइटी हो, हम भी जिम्मेदार है कि खदीर साहब 22 साल से जेल में। हमको ये जहन में एहसास हो गया है, जब जाहिद अली खान साहब ने जाके उनसे गांधी हॉस्पिटल में मुलाकात की तो एक आदमी बच्चे की तरह बिलखते हुए ये कहता है कि मेरी 2 मिनट की जो इमोशनल साहब आए थे मेरे पास, तो मैं बोला कि आप फिल वक्त इमीडिएट उसको केस डालिए, अगर कुछ करना चाह रहे हैं आप तो केस डालिए, इसलिए कि अगर मायूसी कुफ्र है, मायूसी को बालाए ताक रख के हमारे को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तहरीक बन के इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यही चीज़ को हम आगे लेके अभी एक केस डाले हैं, इसलिए कि 2004 की हुकूमत ने तब्दील करते हुए उसमें जो इस्तिलाह तब्दील की गई थी उसमें ये कहा गया कि टिल नेचुरल डेथ ही विल बी इन प्रिजन। और उसको चैलेंज करने के लिए हमने एक कोर्ट मुकदमा दायर किया है, कल पेशी है, कल वो पेशी की अगर सुनवाई भी किसी हद तक अगर ये भी हो जाता है, कॉल फॉर रिकॉर्ड भी अगर हो जाता है, तो मैं समझ मुकदमा तो चलते रहेगा, लेकिन कुछ दिन के लिए तो खदीर साहब को रिलीफ मिलकर वो बाहर आ जाएंगे। तो करता हूँ कि कल कुछ ना कुछ कोई खुशखबरी हमारे सामने आएगी। तो ये चीज़ को हम लेके आगे बढ़ना है। इंसाफ तो है, लेकिन जब तक ये तहरीक नहीं बनी, इसलिए कि बेहिश हो गए हैं लोग, जब तक कि हम हमारे मफादात के लिए, हमारे जो जायज़ मुतालिबात के लिए हम अब हक को समझ के आगे नहीं बढ़े, आपको हक नहीं मिलना। ये पॉलिटिशियन गवर्नमेंट से ठीक देना जान रही, लेकिन हक के लिए जब भी हक के लिए आवाज़ उठाई, हक को दबाने की कोशिश करते, तो वो हक के लिए हमारे को लड़ना है। बस, शुक्रिया। ముఖ్యమంత్రి దీని మీద చర్య తీసుకొని ఖదీర్ భాయ్ని వెంటనే मजलूम अब्दुल खदीर को रहा करना होगा, मजलूम अब्दुल खदीर को रहा करना होगा। हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी, हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी, हुकूमत की ये मनमानी नहीं चलेगी। जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, आवाज दो, कांस्टेबल अब्दुल खदीर को रिहा करो। के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच में टीआरएस के वाइस होता है, मगर हम जो भी सत्ता साहब हैं उनके अफराद खानदान से हमदर्दी रखते हैं, मगर वो जालिमाना रवैया अख्तियार वहाँ कंट्रोल करने के बजाय एक तरफा जुल्म कर रहे थे। वो अपने बर्दाश्त नहीं कर सके और आपस से बाहर होकर उन्होंने जज्बाती इक़दाम किया। प्रदेश में कई एक लोग उम्र कैद की सजा काट कर उससे पहले हुकूमत की जानिब से उन्हें माफ़ी दी गई। कभी गांधी जी के पैदाइश पर माफ़ी दी गई, कभी कोई आज़ादी के टाइम पे जो मुसलसल अज़ियत दी जा रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। हुकूमत इंसाफ चाहती है, अवाम इंसाफ चाहती है, मगर ये हुक्मरान जो इंसाफ की बात करते हुए इक़्तिदार पर आते हैं, कभी भी इंसाफ नहीं दे सकते। आवाम का काम है, उन्होंने एक मकसद के तहत एक हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो ऐसा इक़दाम नहीं करते तो हो सकता है कि आगे जाकर और खून खराबा होता था और अमन उसी से कायम हुआ और लोगों में भी ये खौफ पैदा हुआ कि हम नाइंसाफ़ी करेंगे तो कोई ना कोई अब्दुल खदीर पैदा होकर हमें अपने मंजिल तक पहुँचा देगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसरों में भी
ये बात का डर पैदा हुआ कि हम तमाम आवाम के साथ एकजहती तरीके से इंसाफ करें। और अब्दुल कदीर साहब की रिहाई के लिए आज जो धरना मुनज़्ज़म किया गया है, मैं इंसाफ पार्टी के सदर साहब को और बिल्कुल हमारे अजीज पाशा साहब जो हमेशा ही एहतजाज करते आते हैं, हमेशा ही इंसाफ के लिए लड़ते आते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये वायदा करता हूँ कि तेलंगाना राष्ट्र समिति आपके साथ है, तमाम सियासी पार्टियां आपके साथ हैं। कुछ मफाद परस्त पार्टियां हो सकता है इसमें अमली इक़दाम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ इससे पहले अजीज पाशा साहब, गदर साहब और खालिद साहब ने हकीकी जायजा लेकर ये सब बता चुके हैं कि इसके पीछे क्या सियासत है। इसलिए तेलंगाना राष्ट्र समिति कभी भी आपके साथ रहेगी और अब्दुल कदीर साहब की रिहाई के लिए हमारे MLAs भी ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे, असम्बली में भी करेंगे। और अजीज पाशा साहब जब भी कोई प्रोग्राम रखेंगे, साथ चलकर हुकूमत के साथ नुमाइंदगी के अलावा जहाँ भी हो सके गन पार्क हो या किसी और जगह हो धरना देंगे और हुकूमत का घेराव करेंगे। ये एक इंसाफ की जंग है और हम हुकूमत से चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं कि उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आप कई एक लोगों को छोड़ चुके हैं और कई लोगों ने बड़े बड़े कत्ल किए हैं, उन्हें छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मारा है, पुलिस ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, नक्सलाइट को छोड़े हैं आपने। और अब्दुल कदीर साहब चूंकि वो एक मुसलमान है और उनके पीछे कोई किसी किस्म की बैकिंग नहीं है। अभी आमिर साहब ने जिस तरह कहा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कल हमें अदालत में कामयाबी मिले और जरूर अब्दुल कदीर साहब की रिहाई अमल में आए। इसके आज जो इक़दाम किया गया उसके साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति मुकम्मल ताउन करती है और आइंदा भी आपके साथ है। थैंक यू। साहब जिन्होंने अपने और अब हमारे बीच में MPG के सदर जनाब महमूद हमीद साहब मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। साबिक़ MP जनाब यूसुफ साहब, जनाब सैयद नुसरत मोहिउद्दीन साहब, जनाब आमिर अली खान साहब, जनाब महमूद साहब, महमूद अली साहब, सदर TRS माइनॉरिटी सेल उस्मान अल-हाजी साहब, मौलाना नसीरुद्दीन साहब और दीगर साथियों, गुनाह को अल्लाह ताला बर्दाश्त कर लेता है लेकिन जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो ये जालिमाना बर्ताव है जो हुकूमत कर रही है, जबकि मुद्दत की तकमील के बाद रिहाई अमल में लाना चाहिए, लेकिन रिहाई अमल में अभी तक नहीं आई है। इसकी वजूहात भी नामालूम है। सेहत अब्दुल कदीर साहब की रोज़ बरोज़ सवाल पजीर है, अभी हॉस्पिटल में है और सबसे पहला काम जेल के जिम्मेदारों का, होम मिनिस्टर का और जेल के जो IG हैं उनका पहला फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अब्दुल कदीर साहब का इलाज करवाया जाए ताकि उनका पैर कटने से बच जाए, वरना वो बग़ैर पैर के कहीं ऐसा ना हो कि वो जेल से बाहर निकले। ये इस तरह ख़ास तौर पर चंद लोगों पर नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, चंद ही लोगों पर इस तरह का जुल्म सितम क्यों उठाया जा रहा है, उसकी अहम तरीन वजह यह है कि ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी किसको कहते हैं? खाते पीते लोग, मुरफ़्फ़ा हाल लोग, फारिगुल बाल लोग, ये इंतहाई गैर जिम्मेदार और गैर हसास हैं। इनके अंदर हसासियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। खाना पीना, मौज मस्ती करना, सुबह होते ही चाय के चटखारों के साथ में अखबार का मुताला करना, कुछ इधर उधर की बातें करना, शाम के वक्त में निकल जाना, जो कुछ भी फारिग औकात हैं, फाजिल औकात हैं, वो क्लब में गुजारना या अपने फार्म हाउस में गुजारना, तातिलात, ये इसका वतीरा बन चुका है। जबकि इस सिविल सोसाइटी पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और जिस कौम के अंदर भी ख़ास तौर पर जमहूरियतों में
डेमोक्रेसीज में सिविल सोसाइटी जिंदा और बेदार और बाशऊर होती है, उस कौम को कभी क्रश नहीं किया जाता। अभी हमारे महमूद अली साहब एक वाक़या सुनाते हैं कि प्रेशर ग्रुप की अहमियत क्या है। केसीआर साहब ने महबूब नगर में ये कहा कि हमारी हालत ऐसी हो गई, या किसी के सिलसिले में मालूम नहीं क्या कॉन्टेस्ट था, कि धोबी का गधा न घाट का रहा न घर का। ये उन्होंने कहा। ये कहना था कि जब वो महबूब नगर से वापस निकल रहे थे हैदराबाद की जाने, तो आप जानते हैं कि हैदराबाद जाने की जो सड़क है महबूब नगर से 18 किलोमीटर की, वो पतली सड़क है। वहाँ पर सैकड़ों धोबी जमा हो गए और कहा केसीआर से कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्या हमारे महमूद भाई, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यहाँ से जा नहीं सकते, हमको गधा कैसा कहे। और यहाँ गाली भी नहीं दिए। तो ये जो है प्रेशर ग्रुप का हाल है। और हमारे पास प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी के कमज़ोर होने की वजह से पूरी तरह मिल्लत इस्लामिया इस वक्त सियासी पार्टी पर तकिया लगाई हुई है, जिसके नतीजे में हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत गहरा रहे हैं। इस वक्त हम मुतालबा करते हैं कि वो जल्द से जल्द मुद्दत की तकमील हो चुकी है और आजमाइश जिससे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अब्दुल खदीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि अगर वो काम न करते तो 1990 का जो फसाद था वो फसाद थमता नहीं, रुकता नहीं। वो फसाद इंतहाई प्रिप्लान सीमा आंध्रा के लोगों ने, कड़पा के गुंडों ने वो फसाद मचाया था, उसके हम आईनी शाहिदीन हैं हम। लेकिन अब्दुल खदीर ने जब सत्ताया को मारा, उसके बाद ही कहीं जाकर ये फसाद रुक सका, थम सका और पुलिस वालों ने समझा कि अब हमारी खैर नहीं है। लिहाजा इसी की सज़ा है जो जायज़ सज़ा हुकूमत दे रही है, जालिमाना हुकूमत दे रही है। हम कहते हैं हुकूमत से कि वो अपने जुल्म से बाज आ जाए और जल्द से जल्द छुड़ाने का इंतज़ाम करें। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, जो जस्टिस के लिए और पीस के लिए काम कर रही है, हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहाँ तक ये मसला जा सकता है हम वहाँ तक ले जाएंगे। और अज़ीज़ पाशा साहब, आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इंसाफ पार्टी CPI को कि उन्होंने ये धरना कुल जमाती मुनक्किद किया और हमारी सॉलिडेरिटी इसके साथ पूरी रही। MPJ के सदर हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब मैं दावत दूंगा हमारे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी RSP के स्टेट के सेक्रेटरी और सेंट्रल कमेटी मेंबर कमेट जानकी रामनी से क्या నాకంటే ముందు గురువు గారు అజిత్ పాషా గారు చెప్పారు 433 433 ఏ సెక్షన్ టీఆర్పీ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ గత ప్రభుత్వం కూడా 600 పైసలకు క్షమాభిక్ష పెట్టింది. అందులో అబ్దుల్ ఖాదర్ గారు కూడా ఉన్నారు. కానీ వారిని ఎందుకు విడుదల చేయలేదో ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. వెంటనే వారిని విడుదల చేయడానికి సరి అయిన కృషి చేయాలని చెప్పి మేము మా పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తూ, ఈ విషయంలో ఇక్కడ పెద్దలు టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చారు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నుంచి కూడా వచ్చారు కాబట్టి మా హాజరవుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. कुल जमाती लोगों के डिमांड के साथ हम मौजूद हैं। तो वो हमारे बीच में सदर ग्रेटर हैदराबाद जनाब यूसुफ साहब को, शमसुद्दीन साहब को और हमारे तमाम जो नुसरत मोहिउद्दीन साहब को और दीगर जो साथी हैं इंसाफ के, इनके अलावा इनके सरपरस्त जनाब अनीस पाशा साहब, जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब, आमिर अली खान साहब, महमूद भाई साहब और अब्दुल्ला खान खालिद साहब, दीगर तमाम लोगों को
जो यहाँ पर शरीक हैं काबिल मुबारकबाद हैं। 22 साल ऐसा वक्त गुजर गया उनका कि किसी को समझ भी नहीं आया। हम तो ज़िंदगी गुजार लिए, 90 में हम सब भी यहाँ पर थे, लेकिन आज़ाद ज़िंदगी गुजार लिए। 22 साल का एक ऐसा दौर गुजरा उनके ऊपर जो वही जानते, अल्लाह जानता। उनके जो सहूबतें वहाँ पर उनको पेश आई और उनकी रिहाई में सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसके अलावा कोई नहीं हो सकते। ये उन के बाद दरअसल ये है कि वो नहीं चाहते कि अब्दुल खदीर रहा हो, क्योंकि वो शख्स ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से इस कौम में आज भी अगर वो रिहाई पाए तो ये जो इंतखाबी वक्त हमेशा जो आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जो वोट लेने वाले, अगर उनके मुकाबिल में, उनका चीफ के मुकाबिल में भी अगर एक अब्दुल खदीर आज़ाद उम्मीदवार बनकर ठहर जाए तो सबसे भारी अक्सरियत से वो कामयाब हो सकता है। उनको ये डर है, इसीलिए अब्दुल खदीर को रिहा करने से सबसे बड़ी रुकावट ये लोग बने हुए हैं। हालात ये है अब्दुल खदीर साहब के कि मैं काबिल मुबारकबाद है, हम काबिल फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम जाहिद अली खान साहब के साथ हैं कि जिस जुर्रत के साथ अब्दुल खदीर साहब का जो साथ दे रहे हैं वो सियासत वेबसाइट पे सब लोग देख सकते हैं कि उनको जो गैंग्रेन हो गया है उसमें इतने बड़े सुराख हो चुके हैं, इतना पस उसमें बह रहा है कि उनका पैर पूरा का पूरा काला हो गया सड़ के। और ये ऐसा मरहला है कि एक इंसान जो भी देखे वो अश्कबार हो जाए। अगर आप लोग सियासत वेबसाइट नहीं देखे तो देखिए कि जिस हालत में उनका रोना, उनका बिलबिलाना, जो तड़प से, तकलीफ से और जिस तरह से वो उनका कर्ब है वो देखा नहीं जा सकता। कोई भी अगर देखे इतना पस बह रहा है उनके पास से। ये जो लोग मुसलमानों के नाम पे जो वोट लेते आज तक उनको देखने नहीं गए, उनके वालिद की बेइज्जती करके जो दारुस्सलाम से निकाले वो लोग ही इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। मेरी हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, मुतालबा है कि एक आदमी का आखिरी वक्त आ गया है। अब वो कुछ करने फिरने से, कुछ करने से भी वो लाचार हो चुके हैं। इस वक्त इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उस वक्त उस शख्स को अपने अहलो-अयाल में कम से कम चंद दिन, चंद महीने गुजार के अगर वो अपने लोगों में अगर इंतकाल हुआ उसका तो यह बेहतर रहेगा। इंसानी हमदर्दी के नाते हमारा चीफ मिनिस्टर से ये मुतालबा है, हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि उस मजलूम शख्स को जो 22 साल सोबतें बर्दाश्त किया उसको फौरी से फौरी रिहाई करें। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ करें, जिस तरह आमिर अली साहब ने कहा कि कल उसके मुतालिक सुनवाई है, अल्लाह ताला उनकी रिहाई का इंतजाम कर दे। हम यहाँ अगर वहाँ से नहीं हुआ तो हम प्रेशर ग्रुप बनाए, एक ऐसा तमाम जनाब जायद साहब है, जनाब अजीज पाशा साहब है, सब मिल करके तमाम पार्टियों का एक लाएमल बनाए और इसके बाद एक प्रेशर ग्रुप के जरिए से जिस तरह से कहा गया कि 1000 नहीं 1 लाख आदमी बेशक उनके लिए जमा, डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग ऐसा काम करें कि उनकी रिहाई अमल में आए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट उनको भी बता दें उनकी नहीं चलेगी, यहाँ पर हक और इंसाफ की चलेगी। मुझे जो वक्त दिया गया मैं अजीज जनाब मौलाना नसीरुद्दीन साहब को मैं बाइक को खिताब दूंगा जो यहाँ पर ठीक 10 बजे से यहाँ पर आज के इस उसने क्या काम किया है? अपनी जात के लिए कोई काम नहीं किया। एक कौम की रुसवाई हो रही थी, उस रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने गोली चलाया। अब चाहे कुछ भी कहे, सबके सामने ये बात है, तो उसका जुर्म बेशक जुर्म है, उसको सजा मिली तो उसकी सजा क्या है कानून में? 14 साल। 14 साल का मतलब क्या अब तक डील होता रहा 14 साल में? यहाँ पर जोबली हिल्स के पास बम ब्लास्ट हुआ, 60 लोगों को मार दिए कुछ लोग। वो लोग वाईएसआर कांग्रेस के शहीद के लोग थे। 9 साल में उनको छोड़ने के लिए जीओ पास हो गया। यहाँ हैदराबाद में लाल बहादुर स्टेडियम में रियाज को एक आदमी बम से उड़ा दिया, गोली से उड़ा दिया, नक्सल नहीं, 4 साल में उसको छोड़ दिए। और 14 साल हो गए इनको आप नहीं छोड़ते। इसका मतलब है यह हुकूमत सेकुलर नहीं है, फिरका परस्त है। मामला ये नहीं है कि इनको नहीं छोड़ रहे हैं, सजा लंबी कर रहे हैं। मामला ये है कि जेल में भी रहते तो सजा रहे हैं। चंचलगुड़ा जेल में ये उर्दू सिखाते थे, कैदियों को इंग्लिश सिखाते थे, उसकी तस्वीरें अखबार में छपी हैं। लेकिन उस जमाने में वहाँ का जेल का सुपरिटेंडेंट बदमाश नंबर 1 का था, उसने सत्याग्रह के बेटे को बुला के अंदर मारने लगा है इनको, उनके पैर तोड़ दिए वहाँ पर और वहाँ से उनको राजमंदिर जेल भेजा गया। यहाँ पर
कानून की हुक्मरानी जेल में नहीं चलती। मैं जेल में 5 साल गुजार के आया हूँ, मुझे मालूम है जेल में क्या होता है। मेरे बेटे 4 साल से 3 बेटे जेल में हैं, मैं जानता हूँ जेल में क्या होता है। खदीर के साथ क्या हो रहा मैं जानता हूँ। भाइयों, दुनिया में कोई भी हम चलते फिरते यहाँ कोई काम करते हैं, एक कानून के तहत पकड़ते हैं, लेकिन जेल में वो कानून नहीं रहता। वह जेल मैनुअल के नाम से एक अलग कानून होता है। वहाँ पूरी अथॉरिटी सुप्रीडेंट को होती है, कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती, और उन्हें जो लिख दिया वो लिख दिया। सीटी बजा दी जाती है, किसी से नाराज हो गए तो एक विजिल बजा दी जाती है, सायरन बजा दिया जाता है। सायरन बजाने के बाद किसी को डंडों से मार दिए तो कोई केस जेल के स्टाफ के ऊपर नहीं होता। क्यों? वो सायरन बजाने का मतलब ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई थी, इसलिए हमने ऐसा किया, सारे जेल के लोग भाग जा सकते थे। इस तरह के बहानों के जरिए से जेल के अंदर लोगों को सताया जाता है और कानून के जरिए से कैसे खिलवाड़ किया जाता है, उसका सबूत यही हमारे अब्दुल कदीर साहब हैं। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी को, डीआईजी को या आईजी को मारा था रियाज को, वो 4 साल में छूट जाता है। और ये एसीपी को मारा जिसका जुर्म साबित है कि मुस्लिम लोकेलिटी के अंदर उसने ज्यादती की थी, बदमाशी की थी, औरतों के साथ उसने बदतमीजी की थी, उसको इसने मारा, तो इसका जुर्म उससे कम है, लेकिन इनको नहीं छोड़ा जाता। इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि उस एक जुर्म में छूट जाएंगे, पहले से तैयारी करके और 4-5 जराइम वहां पर उनके जरिए से बुक करके उनको जेल में रखा। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ पर पुलिस जिस अंदाज से काम कर रही है, वो उनके पसंद के बन जाइए तो जेल में से जल्दी छोड़ देंगे, उनके पसंद के नहीं बनेंगे, काम नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उसका सबूत नक्सल नहीं है। पुलिस का काम करो जल्दी छोड़ देंगे, नहीं काम करते पुलिस का नहीं छोड़ेंगे। मालूम ये हुआ मफाद परस्त सियासत है, उसूल नहीं है, ये तासुब है, इसके जरिए से काम हो रहा है। मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, लोगों को पकड़े, लेकिन मालूम है केस गलत था, बच्चे खामखा के फंसे थे, उन सबको छोड़ने का काम शुरू हुआ। लेकिन मेरे 3 बच्चों को उस केस में पकड़ा, लेकिन जब आया कि मामला के बच्चे छूटने लगे तो मेरे बच्चों को यहाँ से पुलिस ने खुद अपने तौर पर इनिशिएटिव लेकर सीनी के केस में बुक कराने के लिए इंदौर ले जाके छोड़ दिया 2 बच्चों को। और वहाँ के पुलिस से कहा कि इंदौर में सीनी के ऊपर जो केस है उनके अंदर इनको बुक करो। आज वो बच्चे वहाँ पर बुक हैं। 3 साल से उनका केस शुरू नहीं हुआ। 3 साल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए बेल के लिए, तो वहाँ पर उसने जब तक केस शुरू करने का वहाँ पर एडमिशन दाखिल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चालू हो गया है, छोटा सा केस है, 27 गवाह हैं, 3 महीने में खत्म हो जाता, जाइए केस लड़ लीजिए। और उस पर लिख दिया कि डेली चलाए तो उस कोर्ट हम खुश होंगे कि आपने ठीक काम किया। ये आने के बाद उसने मैं डेली नहीं चला सकता, लिहाजा 40 दिन में एक पेशी, 27 गवाह को 1 साल तक बुलाते रहा, और वो केस अभी तक चल रहा है। और आखिर में जब आईओ का मसला आया तो पुलिस है आईओ, पुलिस ही रहता आईओ, वो बहाना कर रहा मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वो बहाना कर रहा मेरी बेटी की शादी है, और वो 3 महीने से नहीं आ रहा है। इस तरह से पुलिस जो चाहती है अपना मकसद निकालने के लिए, किसी को बदनाम करना है बदनाम करती है, जेल में डालना जेल में डालती है, निकलने से रोकना है तो निकलने से रोकती है। ये सारे काम होते हैं। ऐसी ज्यादती और जुल्म ये इसराइल से सीखे हुए हैं। आज इसराइल की जेल के बारे में खबरें आप पढ़ रहे हैं कि वहाँ 11,000 कैदी हैं इसराइल की जेल में फलस्तीनी, उसमें 7 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बूढ़े तक हैं। और उन लोगों में से बात ऐसे हैं उनको जुर्म नहीं बताया गया, उनका केस क्या है नहीं बताया गया, उनका ट्रायल नहीं शुरू किया गया। नतीजे में वो लोग 70 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, रियली हंगर स्ट्राइक पे है। 5-5 किलो वजन लोगों का कम हो गया है, पानी पी रहे जी रहे हैं, लेकिन अपने हिम्मत को खत्म नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी ये भूख हड़ताल में अगर हम मर जाएंगे, हम एक आला क्लास के लिए जालिमों को ओपन करने के लिए शहादत का मुकाम पाएंगे। लेकिन अफसोस हमारे भाई अब्दुल कदीर की उम्र ऐसी नहीं है जो भूख हड़ताल बैठ के मसले को टेकअप कर सके। उनकी बीमारी ऐसी है, शुगर आदमी को अंदर से जला देती है, इसलिए वो परेशान हो गए हैं। और जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे आज उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उन्होंने 20 साल तक किसी के सामने अपनी विपदा नहीं सुनाई, उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी कि मुझे निकालो। पैरोल के लिए जाते थे लोग, पैरोल के लेके आते थे, लेकिन अब वो इल्तिजा करने में मजबूर हो गए हैं। इससे मालूम हुआ कि आदमी अंदर से टूट गया है। कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? इंसान है, जानवर नहीं है, पत्थर की चट्टान नहीं है। वो बर्दाश्त करते करते आखिरी स्टेज पे आ गए। मैं तो उनकी रिहाई के लिए रोजाना रात में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, और वो तमाम बेखुसूर लोग
जिनको बेकसूर गिरफ्तार किया है उनको भी, और जिनके कसूर थे लेकिन मुद्दत होगी लेकिन नहीं छोड़ रहे उनको भी रिहाई के लिए मैं अल्लाह के सामने इल्तिजा करता हूँ। मैं हुकूमत से इल्तिजा करने का कायल नहीं हूँ। अगर मुसलमानों में दम है तो ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाए, उनके खानदान वालों को हीरो बनाए और उनको रिहा करने के लिए वो तरीका इख्तियार करे जो उड़ीसा के अंदर नक्सलाइट इख्तियार कर रहे हैं। हुकूमत के किसी ऑफिसर को ले जाकर पकड़े और जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये काम नहीं करेंगे ये डेमोक्रेसी के अंदर कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपने मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये बात है कि जो लोग जिस तरह से खलील साहब को जेल में बंद किए हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में पूरी गुजार के 22 साल गुजारे हैं, तो इसके लिए रिहाई के मुतालबा करते हैं। और हम चाहते हैं कि सिविल जो राइट्स है हमारे, सिविल राइट्स को हुकूमत नहीं रखना चाहिए और सिविल राइट्स के तहत ही खलील साहब को जिस अंदाज से बंद किया गया है वो यकीनन गैर कानूनी हरकत है। हम इसके खिलाफ सख्त एहतजाज करते हैं और अब जो आज कुल जमाती जो इज्तिमा रखा गया है इससे हमारी लड़ाई में, हमारी तहरीक में एक नई तकनीक। जनाब परवेज साहब से गुजारिश है कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं आम नागरिक हूँ इस शहर का, एक दर्दमंद दिल रखता हूँ और ये किसी ऐसे स्टेज पे आया हूँ क्योंकि अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। तो 3 लोगों से मुखातिब नहीं होना चाहता। अगर यहाँ कोई हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हम एक आम मुसलमान जो है, जैसा अभी हामिद मोहम्मद खान साहब ने फरमाया, एक तय में ऑफिसों में बैठे हुए, लेकिन आपके ये जुल्म की वजह से हम जैसे लोग अपने एयर कंडीशन मकान को छोड़ के अपने एयर कंडीशन ऑफिस के लिए यहाँ आके खड़े हो गए। तो पहले ये आपका शुक्रिया है कि आपकी ये जुल्म की वजह से हम यहाँ आ गए। और एक बात याद रख लीजिए, जब हम जैसा तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे हम। आज इंदिरा पार्क पर इंसाफ पार्टी और तमाम अपोजिशन पार्टियों की जानिब से एक धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। इस धरना प्रोग्राम का मकसद ये है कि अब्दुल क़दीर साहब की रिहाई, अब्दुल क़दीर साहब को 91 में गोली मारने की वजह से उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिसकी सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद भी चूँकि 14 साल की उम्र कैद की सज़ा होती है, आज 22 साल हो चुके हैं तकरीबन वाक़या गुजर कर, अब तक उन्हें जेल में रखा गया है और उन्हें तरह तरह की जेल में अजियत दी जा रही है। उनका पाँव बिल्कुल सड़ चुका है और उन्हें हर किस्म की अजियत जेल में आज तक दी जा रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और ख़ास तौर से आंध्र प्रदेश में पुलिस का जुल्म बिलखुसूस मुसलमानों पर ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए हम तमाम आल पार्टी के कायदीन आज यहाँ जमा हुए थे। उन्होंने एहतजाज किया कि अब्दुल क़दीर साहब की उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, उन्हें फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाए और TRS भी इस धरने में शरीक रही। TRS की जानिब से भी हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि अब्दुल क़दीर साहब की रिहाई अमल में लाई जाए, चूँकि उनकी जो भी उन्होंने काम किया है, जो जुर्म किया है, उसकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कई एक इससे पहले खसाबे खामे कैदियों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, मगर उन्हें 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल में रिहाई अमल में लाई गई और अब्दुल क़दीर साहब की 22 साल के बाद भी रिहाई अमल में नहीं आ रही है और वो माजूर हो चुके हैं। उनके अफराद ख़ानदान बहुत बेबस और मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति का भी मुतालबा है कि फ़ौरन अब्दुल क़दीर साहब को रिहा किया जाए और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ने पर TRS के तमाम MLA हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे कि अब्दुल क़दीर साहब की रिहाई अमल में लाई जाए। बुनियादी तौर पर इस धरने का मकसद यही है कि गुज़िश्ता 22 साल से जो सलाखों के पीछे अब्दुल क़दीर बंद हैं, उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। अगर हुकूमत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जैसा कि आप देखेंगे कि पुलिस चाही तो उनको 5 फ़र्ज़ी मुक़दमात डाल के किसी न किसी वजह से उनको फंसा दिया गया है। सियासी लोग अगर चाहें तो वो भी रिहाई अमल में ला सकते हैं। यहाँ सिर्फ़ एक आदमी की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। हमारे को कोई बैरिस्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई माहिर क़ानून की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि एक अच्छे वकील की ज़रूरत है जो
अब्दुल खदीर कांस्टेबल के केस को जज के सामने बेहतर अंदाज में पेश करें और उनकी रिहाई अमल में लाएं। अब कल जो केस आ रहा है उसमें भी हम यही दरख्वास्त किए हैं कि सिर्फ 3 महीने के लिए पेरोल पे पहले छोड़ दीजिए कि मुकदमा तो चलते रहेगा। यही दरख्वास्त हम करके कल केस दाखिल करें हैं। देर हुई है, काफ़ी देर से हम भी रियलाइज़ करें कि इसको हुकूमत कोई संजीदा नहीं है जो इनको रिहा करें। तो हम ये चाह रहे हैं कि अदालत से इस मसले को रुजू करें और उसमें जो साइटेशंस, जो मुकदमे में जो साइटेशंस लगाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और दीगर रियासत के हाई कोर्ट्स के हैं। लोग 5-5, 10-10 कत्ल करके छूट जा रहे हैं। सियासी सरपरस्ती अगर रही तो वो छूट जाने में उनको आसानी मिलती है, लेकिन एक लाचार मजबूर कांस्टेबल है, उसकी मदद के लिए सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ना है। सियासत ने हमेशा ही जो है अब्दुल खदीर और उनके ख़ानदान के साथ में जो है ताउन करता रहा जी, लेकिन क्या वजह है कि 22 सालों के दौरान में इतनी कोशिश शिद्दत से नहीं की गई? हालांकि नाइंसाफ़ी तो तकरीबन बहुत ज़माने से जारी है। सही है, नहीं पेरोल पे छूटते हैं। अभी जब गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 1 महीना भर पहले, 15-20 दिन पहले जब जनाब जाहिद अली खान साहब ने उनसे मुलाकात की थी तो एक 55 साल का आदमी बच्चे की तरह बिलक के रोते हुए ये कहता है कि 2 मिनट के जज्बात के रौ में मैं जो काम किया हूँ उसकी सज़ा 22 साल से दी जा रही है। आप इमेजिन करिए कि 22 साल ज़िंदगी के अगर 30% भी हिस्सा अगर आप निकाल देते हैं तो एक आदमी किस तरह अपने बीवी बच्चों से, अजीज़ अकारीब हर एक से दूर रह के गुजारेंगे। तो ये इस चीज़ को हम महसूस करके बस आगे बढ़े हैं इंशाल्लाह ताला। हुकूमत आप लोगों की इन तमाम कोशिशों पर कोई तवज्जो नहीं देती है जी, या फिर वो पहले की तरह इसी तरह लापरवाह रहती है इस केस से, तो कुछ आप लोग और मज़ीद क्या इम्कानात है कि देखिए कोशिश की जाएगी? देखिए, चाहे अब्दुल खदीर का मसला हो या कोई और शहरी हुकूक़ का मसला हो या नाइंसाफ़ी का मसला हो, अगर हुकूमत अब अगर हरकत में नहीं आती है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सब्र का पैमाना भर चुका है, सिर्फ छलकने की देर है बस। ये भी हो सकता है कि सियासत में तकरीबन कई तरह की मुहिम चलाते हैं, जैसे औकाफ की जायदादों की और बच्चों की जो है बेराह रवी पर, तो ये मुमकिन है कि आप अपने अखबार के ज़रिए जो है रोज़ एक कॉलम लिखा जाए या एक बिल्कुल अवामी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए लोग नहीं, अखबार है, हम अवामी राय को हमवार